नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को शामिल करने पर विचार किया गया। हाल ही में राज्यसभा लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य वित्त की स्थिति 2023-24 रिपोर्ट जारी की। संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में ऐतिहासिक सूखे के बाद आई भयंकर बाढ़ को कई सदियों में एक बार होने वाली घटना कहा। यूनिसेफ ने द क्लाइमेट चेंज चाइल्ड अ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। यूएनएफसीसीसी सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर संश्लेषण रिपोर्ट 2023 जारी की और नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए सीखना इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर एसबीआई से है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा महिला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को शामिल करने पर विचार किया गया है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बैंक रिटेल एजेंट्स के रूप में नियुक्त करते हैं। उन्हें बैंक ब्रांच या एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। साथ ही देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुँचाने में मदद भी करते हैं, जैसे कि बैंक सखी मॉडल। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिए 2006 में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल लॉन्च किया था। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कई कार्य करते हैं, जैसे कि कम मूल्य के ऋण का वितरण और वसूली, कम मूल्य के विप्रेषण की प्राप्ति और वितरण, सूक्ष्म बीमा, पेंशन इत्यादि जैसे उत्पादों की बिक्री करना। और आइए अब रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए मुख्य विचारों के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यबल में महिला एजेंट्स की संख्या 10% से भी कम है। इसे 30% तक बढ़ाया जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक बाधाओं के कारण महिलाओं के लिए नौकरी के विकल्प सीमित हो जाते हैं। महिला एजेंट्स में कदाचार की संभावना बहुत कम होती है और साथ ही वे काम के प्रति ज्यादा समर्पित होती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से महिला उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में सुधार दर्ज किया गया है। महिला ग्राहकों को महिला एजेंट से संपर्क करना आसान और भरोसेमंद होता है। साथ ही ये गोपनीयता बनाए रखने में भी सहज लगता है। महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट वित्तीय समावेशन के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करती है। हालांकि महिला बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के सामने कई समस्याएं भी बनी रहती हैं, जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, कम और अनियमित आय, सीमित आवागमन और सुरक्षा संबंधी जोखिम। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। हाल ही में राज्यसभा लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य वित्त की स्थिति 2023-24 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यों की राजस्व प्राप्तियां फिर से महामारी के पूर्व स्तर पर आ गई हैं। केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान दिए जाने के बावजूद भी कई राज्यों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह जीएसटी पूर्व स्तर से नीचे बना हुआ है। जून 2022 में जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में दिए जाने वाला अनुदान बंद कर दिया गया था। इसका कुछ राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले कई वर्षों में राज्यों ने अपने राजस्व का 8 से 9% मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी के लिए आवंटित किया है। कुछ राज्यों में डीमेरिट गुड्स के लिए सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डीमेरिट गुड्स में शराब, तंबाकू आदि वस्तुएं आती हैं। 2021-22 में राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स ने वित्तीय घाटे में कमी की थी, लेकिन कई डिस्कॉम्स पर अभी भी बहुत ज्यादा कर्ज है। ये राज्यों के लिए एक आकस्मिक देयता है और उनके समक्ष वित्तीय जोखिम पैदा करता है। राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय उच्च स्तर का है और राजस्व घाटा लगातार बना हुआ है। इससे पूंजीगत परिव्यय बाधित हो रहा है। ऑफ बजट उधारियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा जुटाई जाती हैं, लेकिन ऐसे ऋणों का ब्याज और मूलधन सरकारी बजट से चुकाया जाता है। और आइए अब जीएसटी प्रतिपूर्ति के बारे में जानते हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन की वजह से राज्यों को राजस्व का नुकसान होने लगा था और इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लागू करने के लिए जीएसटी राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 लागू किया गया था। ये प्रतिपूर्ति लगातार 5 साल तक प्रदान की जानी थी। इसे जून 2022 में समाप्त किया जाना था। हालांकि 2020-21 और 21-22 में ली गई उधारियों को चुकाने के लिए प्रतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि अतिरिक्त 4 वर्षों यानी कि मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है।
और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया में ऐतिहासिक सूखे के बाद आई भयंकर बाढ़ को कई सदियों में एक बार होने वाली घटना कहा है। मानवतावादी मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNOCHA के अनुसार 2 जलवायवीय परिघटनाओं के संयुक्त प्रभाव की वजह से सोमालिया में भारी वर्षा की स्थिति और गंभीर हो गई है। ये 2 परिघटनाएं हैं अल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में अल नीनो और एक धनात्मक IOD सामान्य से ज्यादा वर्षा और बाढ़ का कारण बनते हैं। अल नीनो एक जलवायवीय परिघटना है। इस परिघटना में मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागरीय सतह गर्म हो जाती है। आमतौर पर अल नीनो परिघटना औसतन हर 2 से 7 साल में घटित होती है। इंडियन ओशन डायपोल को इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन ओशन डायपोल पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर को दर्शाता है, इसीलिए इसे द्विध्रुव कहा जाता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला धनात्मक चरण तब होता है जब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग यानी कि सोमालिया तट का क्षेत्र पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाता है। इस पूरे पार्ट को समझने के लिए आप ग्लोब लें और ग्लोब के साथ में इसको समझें। और दूसरा जो ऋणात्मक चरण है उसमें पश्चिमी हिंद महासागर के ठंडा होने और पूर्वी हिंद महासागर के गर्म होने से ऋणात्मक IOD की स्थिति बनती है। वहीं तीसरा चरण तटस्थ होता है। जब संपूर्ण हिंद महासागर में तापमान सामान्य के करीब होता है तो इस स्थिति को तटस्थ IOD कहते हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपात स्थिति के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानवतावादियों को एक साथ लाने का काम करता है। इंडियन ओशन डायपोल के धनात्मक चरण यानी पॉजिटिव फेज की अगर स्थिति है तो हम देखेंगे कि पूर्वी हिंद महासागर में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जबकि पश्चिमी हिंद महासागर में जल की सतह का जो तापमान है वो नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाएगा। और जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो संवहन की प्रक्रिया यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो डेफिनेटली उस क्षेत्र में बारिश भी ज्यादा होगी। और यही कारण है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो अभी भारी बारिश का सामना कर रहा है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। यूनिसेफ ने द क्लाइमेट चेंज चाइल्ड अ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट यूनिसेफ के चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के घटकों पर आधारित है। इन घटकों में शामिल है जल की कमी। ये घटक जल की भौगोलिक उपलब्धता का संकेतक है और जल की सुभेद्यता भी इसमें एक घटक है। ये घटक जल की कमी के साथ साथ पेयजल सेवाओं तक पहुँच के अभाव को भी दर्शाता है। आइए रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में लगभग 1 बिलियन बच्चे गंभीर या अत्यधिक गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। भारत, नाइजर, इरिट्रिया, यमन और बुर्किना फासो में ऐसे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है जो गंभीर या अत्यधिक गंभीर जल सुभेद्यता का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विशेष रूप से कम आय वाले समुदायों के बच्चों के जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव। बचपन में होने वाली जानलेवा बीमारियां जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से फैल रही हैं। शिशु शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कम सक्षम होते हैं और इसी वजह से उनके लू की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों के वायु प्रदूषण से प्रभावित होने की ज्यादा आशंका रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की विफलता और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती है। इससे बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं उपलब्ध होने की वजह से बाल कुपोषण में बढ़ोतरी होती है। आपदाओं के बार बार आने की प्रवृत्ति में वृद्धि की वजह से प्रतिवर्ष 40 मिलियन बच्चों की शिक्षा बाधित होती है। इसीलिए रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि कोप 28 में लिए जाने वाले निर्णयों में बच्चों से जुड़ी चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही इस विषय पर विशेषज्ञों के बीच संवाद आयोजित किए जाने चाहिए। ग्लोबल स्टॉक टेक में बच्चों और अंतर पीढ़ीगत इक्विटी के मुद्दे को भी शामिल किया जाना चाहिए। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य में बच्चों और जलवायु लोडशीलता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज फंड यानी हानि एवं क्षति कोष को बच्चों के हितों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का हेडक्वार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था। ये 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी हिस्सा बन गया था। इसका मिशन बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है। ये भारत सहित 190 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। यूनिसेफ का कार्यकारी बोर्ड इसका शासी निकाय है। इसमें 36 सदस्य देश शामिल होते हैं। इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद करती है। सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। यूनिसेफ की मुख्य रिपोर्ट्स हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट।
और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। UNFCCC सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों पर संश्लेषण रिपोर्ट 2023 जारी की। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के 195 पक्षकारों के NDCs का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें कहा गया है कि विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है। नवीनतम NDCs लागू होने के बाद भी 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8% की बढ़ोतरी होगी। IPCC की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 45% तक की कटौती करने की जरूरत है। रिपोर्ट में देशज लोग और स्थानीय समुदायों पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें 40% पक्षकारों ने NDCs के अनुकूलन संबंधी घटकों में स्थानीय समुदायों की भूमिका और देशज लोगों के अधिकारों का उल्लेख किया है। इनमें शामिल हैं देशज लोगों की विशिष्ट सुविधाओं का समाधान करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़े प्रयासों में बढ़ोतरी के लिए देशज ज्ञान के उपयोग के महत्व पर बल देना। साथ ही इस रिपोर्ट में लैंगिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इसमें पक्षकार अपनी जलवायु संबंधी कार्रवाई की महत्वाकांक्षा और प्रभावशीलता में वृद्धि के साधन के रूप में लैंगिक समेकन का उपयोग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि 2030 से पहले एमिशन पीक हासिल करने के लिए आवश्यक उपायों में शामिल है वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि की जाए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जाना चाहिए। बाजार आधारित तंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। एमिशन पीक का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की ऐसी अवस्था जिसके बाद उत्सर्जन एक चरम सीमा पर पहुंचकर बढ़ना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। UNFCCC सचिवालय को जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करने का कार्य सौंपा गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 में अपनाया गया था। ये पेरिस समझौते की मूल संधि है। पेरिस समझौता और NDCs की बात करें तो पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। इसे 2015 में सभी 196 पक्षकारों ने अपनाया था। इसका लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बनाए रखना है। साथ ही इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है। NDCs पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपनाई गई राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताएं हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन करना है। उत्सर्जन कटौती की बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ NDCs को प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करने की जरूरत होती है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन 7E परियोजना का झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन पर आधारित आउटकम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन में नामांकित छात्रों की संख्या समान होने के बावजूद भी भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में 5 गुना अधिक है। कई भारतीय राज्यों के 50% से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में 60 से भी कम छात्र नामांकित हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 2 से 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं। ये शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। झारखंड ने 4380 स्कूलों को आपस में मिला दिया है, यानी कि उनका विलय कर दिया है, जिससे कि शिक्षक और अवसंरचनाओं की आवश्यकताओं को कम करके 400 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस तरह से संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया है। इस रिपोर्ट में शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए सुझाए गए 6 क्षेत्र हैं, जिसमें राजनीतिक समर्थन के माध्यम से सब स्केल स्कूलों और कम संसाधन वाले स्कूलों की समस्या का समाधान करना चाहिए। पदों के पुनर्गठन और भर्ती द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना चाहिए। कैडर के पुनर्गठन के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। वहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षण की पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। योग्यता आधारित मूल्यांकन जैसे सुधारों के माध्यम से लर्निंग आउटकम जवाबदेही प्रणाली लागू करनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और बहुभाषी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षा विभागों में गवर्नेंस को मजबूत करना चाहिए। साथ ही इस रिपोर्ट में और कई सिफारिशें भी की गयी, जैसे कि छोटे स्कूलों और कम नामांकन वाले स्कूलों का निकटवर्ती स्कूलों में विलय कर देना चाहिए। राज्यों को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके प्रधानाचार्यों तथा जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना चाहिए। 7E परियोजना 2017 में नीति आयोग ने शुरू की थी। ये राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू किया गया सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कार्यक्रम है। 7 परियोजना का उद्देश्य
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में रूपांतरण की पहल करना है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रकों में 3 भावी रोल मॉडल राज्यों की पहचान करने और विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ई परियोजना का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा शिक्षा विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और संधारणीय बनाना। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि एमलेट। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के संबंध में एमलेट के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से सबूत सौंपने का आग्रह किया है। एमलेट एक द्विपक्षीय संधि या समझौता है। ये एक तंत्र है जिसके द्वारा समझौते में शामिल देश सिविल या दांडिक अपराधों की रोकथाम में औपचारिक सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। दांडिक मामले में इसके तहत अपराध की रोकथाम, जांच और अभियोजन के लिए सहायता मांगी जाती है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। वहीं सिविल और व्यावसायिक मामलों के लिए समन सहित सभी प्रकार की न्यायिक प्रक्रियाओं के स्तर पर सहायता मांगी जाती है। इसके लिए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो। नोटो द्वारा जारी डेटा के मुताबिक 1995 और 2021 के बीच भारत में अंग प्रत्यारोपण के तहत अंग प्राप्त करने वालों में 80% पुरुष थे। नोटो की स्थापना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। ये अंगों और उत्तकों की खरीद एवं वितरण में समन्वय और नेटवर्किंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए अखिल भारतीय सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। साथ ही ये देश में अंगों और उत्तकों के दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है। मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011 ने 2 डिवीजन स्थापित किए हैं, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क और नेशनल बायोमटेरियल सेंटर। अगला टॉपिक है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण NHCX के संचालन के लिए परस्पर सहयोग कर रहे हैं। इससे हेल्थ क्लेम की बाधा रहित पारस्परिक प्रोसेसिंग सुनिश्चित हो सकेगी। NHCX NHA द्वारा विकसित एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य रिसीवेबल साइकिल्स की संख्या को कम करना और कैशलेस क्लेम की स्वीकृति बढ़ाना है। रिसीवेबल साइकिल चक्र तब शुरू होता है जब कोई सेवा या फिर उत्पाद वितरित कर दिया गया हो लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया हो। ये तब पूरा होता है जब इनवॉइस का निपटान हो जाता है और पूरी राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्लेम प्रक्रिया को मानकीकृत करना है और बीमा क्षेत्र में नवाचार को सुगम बनाना है। अगला टॉपिक है गोल्डन पासपोर्ट। कुछ भारतीय व्यवसायियों को गोल्डन पासपोर्ट प्राप्त हुआ है। ये कुछ देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष प्रकार की सुविधा होती है। इसके तहत विदेशी नागरिक पासपोर्ट प्रदाता देश में महत्वपूर्ण निवेश करने के बदले उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इससे व्यवसाय करने में सुविधा प्राप्त होती है। इससे बिना वीजा के यात्रा की सुविधा मिलती है, कर संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं और बाजार में पहुंच की सुविधा मिलती है। कई बार इस सुविधा का मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी आदि के लिए उपयोग किए जाने की भी सूचना मिलती है। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व से 6 भारतीय रेस्तरां को अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र कार्यक्रम को विदेशों में उन रेस्तरां को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है जो भारतीय पाक और व्यंजन परंपराओं को बढ़ावा देते हैं। इस पहल की शुरुआत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने की है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ICCR की स्थापना 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े नीति निर्माण में भाग लेती है। पिकोसिस्टिस सेलिनारम। एक शोधकर्ता ने पिकोसिस्टिस सेलिनारम यानी हरित शैवाल की अत्यधिक चरम वातावरण में जीवित रहने की क्षमता का पता लगाया है। ये शैवाल अत्यधिक लवणीय सांभर झील में पाया जाता है। इसे भारत में पहली बार सांभर झील में ही देखा गया था। पिकोसिस्टिस सेलिनारम एक एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चरम वातावरण में रहने वाला जीव है। यह अत्यधिक खारे या क्षारीय या हाइपर ऑस्मोटिक स्थितियों के प्रति शारीरिक अनुकूलन विकसित कर जीवित रहता है। पिकोसिस्टिस सेलिनारम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस प्रजाति की क्षमता का अध्ययन करने से सूक्ष्म शैवाल जैव उत्पाद बनाने और पौधों में खारेपन को सहन करने जैसे गुण विकसित करने के लिए अनुसंधान में मदद मिलेगी।
साइटोडेक्टाइलस वेरिंगेटेंसिस ये गेको की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज मिजोरम के वेरिंगटे शहर में की गई थी और इसी वजह से इसका नाम वेरिंगटे शहर के नाम पर रखा गया है। इसका बोलचाल वाला नाम वेरिंगटे बेंट टोएड गेको सुझाया गया है। इसकी अनूठी विशेषता जघनास्तिक यानी फेमोरल प्रीक्लोअकल यानी छिद्रों की संख्या है। नर गेको में इन छिद्रों की संख्या 9 से 11 और मादा गेको में 5 से 9 के बीच होती है। छिपकलियों में जघनास्तिक छिद्र यानी फेमोरल पोर्स पिछले पैरों के नीचे मौजूद होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन के मिश्रण का स्राव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये मेटिंग के लिए और अपने प्रभाव क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इसका स्राव करते हैं। सूर्य मंगल की युति। सूर्य और मंगल ग्रह की युति ने मंगल ग्रह पर नासा के रोबोटिक प्रोब के संचालन को प्रभावित किया है। इस परिघटना के दौरान सूर्य पृथ्वी और मंगल के बीच आ जाता है। ये परिघटना इस साल 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच घटित हो रही है। ये परिघटना प्रत्येक 2 साल में एक बार घटित होती है। इसका प्रभाव ये होता है कि सौर युति के चलते सूर्य के कोरोना से आयनित गैस का उत्सर्जन हो सकता है और इसकी वजह से मंगल ग्रह का अध्ययन कर रहे अंतरिक्ष यानों के साथ संचार स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो सिग्नल में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। टुवालू, जिसकी राजधानी है फुनाफुटी। ऑस्ट्रेलिया ने टुवालू के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन से विस्थापित टुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवास की सुविधा दी जाएगी। टुवालू देश 9 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। ये भू आबद्ध देश नहीं है। इसके सीमावर्ती राष्ट्र हैं किरिबाती और नाउरू, सोलोमन द्वीप तथा वानुआतू, टोकेलो और फीजी, समोआ, वालिस और फ्यूचूना और टोंगा। सीमावर्ती जल निकाय हैं। टुवालू दक्षिणी प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पूरी तरह डूब जाने वाला ये पहला देश होगा। इस द्वीप समूह का निर्माण मूल रूप से ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। इस द्वीप समूह में एटॉल और रीफ दोनों प्रकार के द्वीप शामिल हैं। सबसे बड़ा एटॉल है फुनाफुटी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।